जरा एक बहुत ही खौफनाक सीन की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि जिंदगी के आखिरी दिन कोई इंसान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। राइट। सांसें उखड़ रही हैं और अचानक उस इंसान के चारों तरफ कुछ बहुत ही गुस्से में भरे निराश भूत आकर खड़े हो जाते ओ हैं। बाप रे। लेकिन देखो, ये किसी डरावली फिल्म वाले असली भूत नहीं है। ये भूत उस इंसान के अपने ही अनकहे आइडियाज, उसके उन छिपे हुए टैलेंट्स और उन सपनों से बने हैं जिनका उसने अपनी जिंदगी में कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। और पता है, वो भूत उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास आए थे यार, तुम हमें हकीकत बना सकते थे, तुम पूरी दुनिया को दिखा सकते थे कि हम क्या कमाल कर सकते हैं, लेकिन तुमने मतलब डर के मारे तुमने कुछ नहीं किया। और अब हमें तुम्हारे साथ ही इस कब्र की मिट्टी में दफन होना पड़ेगा। ये सच में अंदर तक झकझोर देने वाली तस्वीर है। मतलब अगर हम इस सीन की गहराई में जाए ना, तो ये साफ हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डर फेल होने का डर नहीं होना चाहिए। सही बात है। सबसे खौफनाक चीज है कुछ ना करने का डर। अपनी पूरी क्षमता को बिना छुए, बिना आजमाए ही इस दुनिया से चले जाने का डर। ये एक ऐसा पछतावा है जिसका बोझ किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। बिल्कुल। और यही वो पावरफुल थॉट है जिसने पिछले कुछ दिनों से मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। असल में हाल ही में मैंने एक प्रोफेशनल काम के सिलसिले में पीसफुल वेल्थ के कुछ कॉन्सेप्ट्स को सुन रही थी और उनका गहराई से एनालाइज कर रही थी। ओके। तो उसी रिसर्च के दौरान मशहूर हॉलीवुड एक्टर डेंजल वॉशिंगटन की एक बेहद दमदार स्पीच मेरे सामने आई। और सच कहूं तो उस एक स्पीच ने सफलता, असफलता और रिस्क लेने के पूरे गणित को लेकर मेरे सोचने का नजरिया ही जड़ से बदल दिया है। डेंजल वॉशिंगटन, देखो ये सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाला एक बेहतरीन नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान का नाम है जिसने जमीनी हकीकत और जिंदगी के उधेड़-बुन को बहुत करीब से देखा है। हाँ, और समझा भी है। एग्जैक्टली। उनकी बातों में कोई किताबी ज्ञान नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी खुरदरी सच्चाई होती है जो सीधे दिमाग के उन बंद दरवाजों पर चोट करती है जिन्हें हम अक्सर सेफ्टी के नाम पर बंद रखते हैं। तो आज के इस चर्चा का हमारा मेन मिशन क्या होने वाला है? तो आज के इस डीप डाइव का पूरा फोकस उस एक विचार को डिकोड करने पर है जो हमें बचपन से ना घुट्टी में पिलाया जाता है। मेरा मतलब है बैकअप प्लान या प्लान बी का कॉन्सेप्ट। ओ हाँ, प्लान बी। राइट। स्कूल से लेकर करियर चुनने तक हमें यही सिखाया गया है कि अगर ये नहीं हुआ तो वो कर लेना। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बैकअप प्लान सच में हमारी ताकत है, हमारी सेफ्टी नेट है, या फिर ये वो सबसे भारी बेड़ी है जो हमें कभी ऊंची उड़ान भरने ही नहीं देती। ये बहुत ही रेलेवेंट और जरूरी विषय है, क्योंकि ये जो बैकअप प्लान है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमारे समाज का हर एक सिस्टम, चाहे वो हमारी एजुकेशन सिस्टम हो, हमारी फैमिली हो या फिर कॉर्पोरेट दुनिया हो, हमें एक लाइफ जैकेट की तरह बेचता है। बिल्कुल, लाइफ जैकेट की तरह। हाँ। लेकिन आज हम इसी सेफ्टी नेट के पीछे छिपे सबसे खतरनाक भ्रम को बेनकाब करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उसी आम सोच पर वार करते हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हर कदम पर यह हिदायत मिलती है कि भाई हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखो, ताकि अगर कभी ऊंचाई से गिरो तो तुम्हारे पास खुद को संभालने के लिए कोई गद्दा हो। राइट, कोई सहारा हो। एक तरह से देखा जाए तो बिना किसी सेफ्टी नेट के छलांग लगाना बेवकूफ़ी ही मानी जाती है। अब एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी तो हो सकता है कि यार जब ईएमआई भरनी हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो, तो बिना बैकअप प्लान के हवा में तीर चलाना कितना लॉजिकल है? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और ये लॉजिकल लगता भी है, क्योंकि साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्जन या नुकसान से बचने की इंसानी फितरत कहते हैं। अच्छा। हमारा दिमाग लाखों सालों के डेवलपमेंट से इसी तरह डिजाइन हुआ है कि वो दर्द, नुकसान और रिस्क से बचे और अपनी एनर्जी बचाए। लेकिन डेंजल इस पूरी सोच को ही सिरे से खारिज कर देते हैं। पूरी तरह से? पूरी तरह से। वो कहते हैं कि हैविंग समथिंग टू फॉल बैक ऑन, यानी पीछे गिरने के लिए कुछ रखना, ये कॉन्सेप्ट ही डिफेक्टिव है। वो इसकी जगह एक बहुत ही शानदार और थोड़ा विद्रोही सिद्धांत देते हैं, फॉल फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ गिरना। आगे की तरफ गिरना? एक मिनट, आगे गिरने का मतलब तो ये भी है कि हमारे मुंह पर जोर की चोट लगेगी। मतलब अगर गिरना ही है तो कोई इंसान जानबूझकर आगे की तरफ क्यों गिरेगा जहां दर्द ज्यादा हो सकता है? क्योंकि देखो, जब हम पीछे की तरफ गिरते हैं या अपने बैकअप प्लान के गड्ढे पर गिरते हैं, तो हम पीठ के बल गिर रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओह अच्छा। लेकिन अगर हम आगे की तरफ गिरते हैं तो कम से कम हम ये तो साफ साफ देख पाते कि हम किस चीज से टकराने वाले हैं। हम अपनी असफलता को, उस ठोकर को सीधे अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। राइट। हम लगातार प्रोग्रेस की दिशा में हैं। हर ठोकर हमें ये बता रही है कि
रास्ते में पत्थर कहाँ रखा है? क्या कमाल का नजरिया है यार। मतलब गिरना भी असल में एक फॉरवर्ड मोशन यानी आगे बढ़ने की प्रोसेस बन जाता है। और यहीं पर महान लीडर नेल्सन मंडेला का वो विचार बहुत सटीक बैठता है, जिसका जिक्र डेंजल ने किया था। हाँ, मंडेला वाली कोट। हाँ, उन्होंने कहा था कि छोटा खेल खेलने में या उस जिंदगी से समझौता करने में कोई जुनून या पैशन नहीं है जो उस जिंदगी से बहुत कम है जिसे जीने की क्षमता हम अपने अंदर रखते हैं। बिल्कुल, ये छोटा खेल खेलना या प्लेइंग स्मॉल असल में वही बैकअप प्लान वाली मानसिकता है। जब हमारे पास पीछे लौटने का रास्ता खुला होता है ना, तो हम कभी अपनी पूरी ताकत, अपना 100% उस काम में नहीं लगाते हैं। हम खुद को बचा कर रखते हैं। एग्जैक्टली। इस बात को गहराई से समझने के लिए ना एक बहुत ही मशहूर पुराने आईक्यू टेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्होंने शायद कभी ना कभी वो 9 डॉट्स वाला यानी 9 बिंदुओं वाला पजल जरूर देखा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वो पजल जिसमें 9 बिंदुएं एक स्क्वायर यानी चौकोर आकार में बने होते हैं और चैलेंज ये होती है कि बिना पेन या पेंसिल उठाए सिर्फ 4 या 5 सीधी लाइनों से उन सभी 9 बिंदुओं को जोड़ना होता है। मैंने खुद इसे सॉल्व करने में अपना काफी सर खपाया है। और उस पजल को सॉल्व करने का इकलौता तरीका क्या है? हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हम उन 9 डॉट्स के जरिए बने हुए उस अदृश्य बॉक्स के अंदर ही अपनी पेन घुमाते रहेंगे, तो वो पजल कभी सॉल्व नहीं होगा। सही बात है। उसे सुलझाने के लिए हमें अपनी लाइन को उस बॉक्स की सुरक्षित सीमा के बाहर यानी आउटसाइड द बॉक्स ले जाना पड़ता है। जिंदगी का और हमारी सफलता का भी यही इकलौता नियम है। बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, जब तक हम फेल होने के डर से उस सुरक्षित बॉक्स के बाहर कदम नहीं रखेंगे, जब तक हम फॉल फॉरवर्ड नहीं होंगे, हम उसी उलझन में फंसे रहेंगे। देखो, ये सारी बातें सुनने में एक मोटिवेशनल स्पीच के तौर पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सच कहूं तो जब असल जिंदगी में कोई इंसान रिस्क लेता है और उसे लगातार एक के बाद एक असफलताएं मिलती हैं, तो वो इंसान मेंटली और इमोशनली पूरी तरह टूट जाता है। ये भी है। डेंजल के साथ खुद जो हुआ वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन उनके साथ असल में हुआ क्या था और उनकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था, ये हम बस थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि उससे पहले मुझे एक और बहुत बड़ा सवाल परेशान कर रहा है अच्छा, वो सवाल क्या है? कि फेलियर या असफल होने का असली गणित आखिर है क्या। देखिए, इस पूरे फॉल फॉरवर्ड वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया ओरिजिनल एनालॉजी आ रही है। बताइए। मुझे ये पूरी जर्नी किसी बहुत ही मुश्किल वीडियो गेम जैसी लगती है। जो लोग हमें सुन रहे हैं और जिन्होंने कभी कोई एक्शन वीडियो गेम खेला है, वो इस बात को तुरंत समझ जाएंगे। जब हम किसी गेम के बॉस लेवल पे पहुंचते हैं ना, ओ हाँ, बॉस लेवल। हाँ, तो वो आखिरी दुश्मन या मॉन्स्टर इतना ताकतवर होता है कि हम पहली बार में उसे कभी हरा ही नहीं सकते। हमें बार बार लड़ना पड़ता है, अपनी लाइव्स गंवानी पड़ती हैं, हम फेल होते हैं, स्क्रीन पर गेम ओवर लिखा आता है और हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन हम ऐसा बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस बॉस की अटैक करने के पैटर्न्स को डिकोड कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। हर हार, हर गेम ओवर हमें उस बॉस का एक नया पैटर्न सिखाता है। हमें पता चल जाता है कि कब वो दाईं तरफ से हमला करेगा और कब बाईं तरफ से। हम फेल नहीं हो रहे होते, हम बस उसे हराने का तरीका सीख रहे होते हैं। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है यार। असल जिंदगी में भी हम हर हार के साथ सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। असफलता कोई फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम नहीं है। वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो बता रही है कि भाई ये तरीका काम नहीं करेगा। राइट। और यही चीज डेंजेल अपने स्पीच में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के रूप में समझाते हैं। वो कहते हैं कि सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना गोल्स के सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं और आखिर में वो सिर्फ निराशा ही पैदा करते हैं। बिल्कुल। उन सपनों को गोल्स में बदलने और गोल्स को हकीकत में बदलने के लिए जो इकलौता हथियार है, वो है कंसिस्टेंसी। बिना कंसिस्टेंसी के हम किसी भी काम को कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन देखो, ये कंसिस्टेंसी बनाए रखना तब सबसे मुश्किल हो जाता है जब हमें लगातार सिर्फ हार मिल रही हो। अक्सर हमें लगता है कि जो लोग बहुत सफल हैं वो कभी फेल ही नहीं हुए, लेकिन डीप डाइव के दौरान जो आंकड़े सामने आए हैं वो दिमाग सुन कर देने वाले हैं। जैसे थॉमस एडिसन का वो मशहूर एग्जाम्पल। हाँ, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे हम सबने सुना, लेकिन इसकी गहराई पर हम कभी विचार नहीं करते। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 असफल प्रयोग यानी 1000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 1000 बार? जरा उस साइकोलॉजिकल प्रेशर के बारे में सोचिए। जब वो 50वीं, 100वीं या 500वीं बार फेल हुए होंगे, तो समाज ने, उनके दोस्तों ने, उनके साथ काम करने वालों ने क्या कहा होगा? यही कि तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, कि एडिसन ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम पागल हो गए हो, कोई सेफ जॉब पकड़ लो। लेकिन उन्होंने आपका बैकअप प्लान नहीं खोला।
उनके लिए वो 1000 प्रयोग फेलियर नहीं थे, बल्कि उनके मुताबिक उन्होंने 1000 ऐसे तरीके खोज निकाले थे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता था। क्या बात है। और फिर 1001वां प्रयोग ही वो रोशनी था जिसने पूरी दुनिया का अंधेरा दूर कर दिया। एडिसन का एग्जाम्पल तो साइंस से जुड़ा है, जहाँ डेटा साफ होता है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल जो सोर्सेज में है, वो मुझे इंसान की मानसिक मजबूती के नज़रिए से और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। वो है रेजी जैक्सन का एग्जाम्पल, बेसबॉल के लेजेंड। हाँ, क्या आप जानते हैं कि रेजी जैक्सन ने अपने करियर में 2600 बार स्ट्राइक आउट किया था? मतलब 2600 बार वो इंसान हजारों की भीड़ से भरे स्टेडियम में पूरी दुनिया की नज़रों के सामने बॉल को हिट करने में पूरी तरह फेल हुए और उन्हें खाली बल्ला लिए पवेलियन लौटना पड़ा। ये बेसबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार स्ट्राइक आउट होने का रिकॉर्ड है। जरा सोचिए उस शर्मिंदगी के बारे में। 2600 बार पूरी भीड़ के सामने फेल होना। लेकिन आज दुनिया उन्हें किस रूप में जानती है? कोई भी स्पोर्ट्स फैन उनके उन 2600 स्ट्राइकआउट्स को याद नहीं रखता। लोग सिर्फ और सिर्फ उनके होम रन्स को याद रखते हैं। एग्जैक्टली। दुनिया वो पल याद रखती है जब उनके बल्ले से लगकर बॉल सीधा स्टेडियम के बाहर जा दे रही थी। और सबसे बड़ा सबक यहाँ ये है कि वो होम रन्स तभी मुमकिन हो पाए क्योंकि रेजी जैक्सन 2600 बार स्ट्राइक आउट होने के बावजूद अगली बॉल पर पूरे दम से बैट घुमाने से पीछे नहीं हटे। राइट। इसे कहते हैं फेलियर के प्रति डिसेंसिटाइज हो जाना, यानी हारने के डर को ही खत्म कर देना। यही है फॉल फॉरवर्ड का असली मतलब। ये सच में बहुत गहरी बात है यार। दुनिया हमारी असफलताओं का, हमारी हार का बही खाता नहीं रखती, वो सिर्फ हमारी उस एक बड़ी सफलता को हिस्ट्री में दर्ज करती है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम सफल लोगों को देखते हैं तो वो हमें रातों रात मिली कामयाबी यानी ओवरनाइट सक्सेस का नतीजा लगते हैं। बिल्कुल। हम मान लेते हैं कि डेंजल वॉशिंगटन तो शायद पैदा ही एक सुपरस्टार के तौर पर हुए होंगे। और यहीं पर हमारे समाज का सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। हमें उनका शुरुआती संघर्ष, उनकी वो मानसिक टूट फूट और उनका सबसे निचला स्तर, जिसे रॉक बॉटम कहते हैं, वो कभी दिखाई नहीं देता। डेंजल की सफलता की चकाचौंध के पीछे जो अंधेरा था, अगर हम उस कहानी में डूबे ना, तो वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए, जिस बात का हम इंतजार कर रहे थे, अब डेंजल के खुद के उन बॉस लेवल्स की बात करते हैं जिन्हें पार करना उनके लिए नामुमकिन लग रहा था। डेंजल ने बताया कि उनकी जिंदगी की शुरुआत कोई बिल्कुल सीधी और साफ लकीर नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से भटके हुए थे। पूरी तरह से। देखो, जब डेंजल फॉर्डम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी शुरुआत एक प्री मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर की थी। वो डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस नाम का एक कोर्स लिया। कार्डियक क्या? कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस। और अगर हम आपकी वीडियो गेम वाली एनालॉजी का यूज करें तो ये कोर्स डेंजल के लिए वो बॉस लेवल था जिसे वो किसी भी हाल में पार नहीं कर पा रहे थे। वो खुद मजाक में बताते हैं कि वो उस सब्जेक्ट का नाम तक ठीक से नहीं बोल पाते थे। पास होना तो बहुत दूर की बात थी। ने का गेम ओवर हो गया, तो डेंजल ने आगे क्या किया? जब मेडिसिन का रास्ता बंद हो गया तो वो प्री लॉ में चले गए। वहां से भी भटके और जर्नलिज्म में आ गए। उनका अपनी जिंदगी पर, अपनी पढ़ाई पर कोई एकेडमिक फोकस ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उनका ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी जीपीए गिरकर 1.8 रह गया। सिर्फ 1.8? बात सोचिए, 1.8 जीपीए। और जब वो महज 20 साल के थे तब यूनिवर्सिटी में उन्हें बुलाकर बहुत ही पोलाइटली कह दिया कि शायद आपके लिए कुछ समय का ब्रेक लेना ही बेहतर होगा। अगर हम इसे बिना किसी फिल्टर के सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। 20 साल की उम्र, सामने कोई विजन नहीं, कोई करियर नहीं, सिर्फ 1.8 का शर्मनाक जीपीए और कॉलेज से ड्रॉप आउट होने का ठप्पा। वो इंसान जिसे आज दुनिया ऑस्कर विनर डेंजल वॉशिंगटन के नाम से पूछती है, वो एक समय पर अपनी जिंदगी के सबसे अंधकारमय, सबसे निचले लेवल पर खड़ा था। लेकिन फिर कैलेंडर में एक तारीख आती है। हाँ, 27 मार्च 1975। कहानी में सबसे बड़ा और सबसे जादुई ट्विस्ट। 27 मार्च 1975 का वो दिन डेंजल की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस कहानी की रफ्तार को यहां थोड़ा धीमा करते हैं। माउंट वर्नन नाम की जगह डेंजल अपनी मां की ब्यूटी शॉप में बैठे थे। जरा उस 20 साल के भटके हुए लड़के की मेंटल स्टेट के बारे में सोचिए, जो शीशे में खुद को देख रहा है और अंदर ही अंदर खुद को एक फेलियर मान चुका है। राइट। उसी दुकान में हेयर ड्रायर के नीचे एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। वो कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि उन्हें उस शहर की सबसे पुरानी और समझदार महिलाओं में गिना जाता था। पता है, डेंजल उस बुजुर्ग महिला को पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन जब भी डेंजल शीशे में देखते, वो महसूस करते कि वो महिला उन्हें लगातार घूर रही हैं।
उनकी नजरों में एक अजीब सी गहराई थी। हाँ, और फिर अचानक उस महिला ने अपने सर से वो हेयर ड्रायर हटाया, डेंजल की तरफ इशारा किया, एक पेन और पेपर मांगा और एक ऐसी बात कही जिसने डेंजल की पूरी जिंदगी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उस महिला ने कहा, नौजवान लड़के, मेरे पास एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी यानी स्पिरिचुअल प्रोफेसी है। तुम एक दिन पूरी दुनिया की सैर करोगे और लाखों करोड़ों लोगों से बात करोगे। ओह वाओ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। जरा उस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक ऐसा लड़का जो अभी अभी कॉलेज से फेल होकर आया है, जिसे ये नहीं पता कि कल वो पैसे कैसे कमाएगा, उसे कहा जा रहा है कि वो करोड़ों लोगों से बात करेगा। और सच में जो उस महिला ने भविष्यवाणी की थी वो अक्षरशः सच साबित हुई। बिल्कुल, डेंजल ने सच में दुनिया भर की यात्रा की और अपनी बेमिसाल एक्टिंग, अपनी फिल्मों के जरिए करोड़ों लोगों से बात की। ऐसे लोग जिन्हें वो देख भी नहीं सकते थे। आज जब हम किसी थिएटर में उनकी फिल्में देखते हैं तो डेंजल हमें स्क्रीन से बाहर नहीं देख रहे होते, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सीधे हमारी रूह से जुड़ रही होती है। वो हमसे बात कर रहे होते हैं। वो भविष्यवाणी हकीकत बन गई। लेकिन एक मिनट यार, यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सफर इतना सीधा भी नहीं था कि बस एक प्रोफेसी हुई और अगले दिन चमत्कार हो गया और वो सुपरस्टार बन गए। उन्होंने हार का स्वाद इसके बाद भी कई बार चखा। डेंजल ने खुद अपने उस ब्रॉडवे ऑडिशन वाले किस्से का जिक्र किया है। वो किस्सा भी हार न मानने की एक अद्भुत मिसाल है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में डेंजल ने एक ब्रॉडवे म्यूजिकल के लिए ऑडिशन दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि वो रोल उनके लिए ही बना है। लेकिन उस ऑडिशन में एक बहुत छोटी सी पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम ये थी कि डेंजल को गाना बिल्कुल भी नहीं आता था। सही कहा। और जाहिर सी बात है, जब आपको गाना नहीं आता और आप म्यूजिकल के लिए गए हैं तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। वो फिर से फेल हो गए। लेकिन उन्होंने इस फेलियर पर कैसा रिएक्ट किया? क्या वो निराश होकर वापस अपने 1.8 जीपीए वाले बैकअप प्लान पर चले गए? नहीं गए होंगे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। वो उस थिएटर से बाहर निकले और उसी वक्त अपने अगले ऑडिशन की तैयारी में लग गए। वो लगातार फेल होते रहे, लेकिन आगे बढ़ते रहे। और यहाँ डेंजल ने अपनी नाई की दुकान वाली एक बहुत ही कमाल की कहावत का इस्तेमाल किया है। वेट, वो कहावत असल में है क्या और उसका मतलब क्या है? डेंजल कहते हैं कि अगर तुम नाई की दुकान के बाहर काफी देर तक खड़े रहोगे तो कभी न कभी तुम्हारे बाल कट ही जाएंगे। You hang around the barber shop long enough, sooner or later you're gonna get a haircut. हा हा हा। ये सुनने में बड़ा मजाकिया लगता है, लेकिन इसका फलसफा बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अगर हम मैदान में टिके रहेंगे, हारने के बावजूद गेम में बने रहेंगे और प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, तो एक न एक दिन वो मौका, वो सफलता हमें मिल ही जाएगी। और डेंजल को मौका मिला, लेकिन कुछ महीनों में नहीं, पूरे 30 साल बाद वो उसी जगह पर एक विजेता बनकर लौटे। 30 साल बाद उन्होंने फेंसेस नाम का एक बेहद सफल प्ले किया, जिसके लिए उन्हें टोनी अवार्ड भी मिला। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो प्ले उसी कोर्ट थिएटर में था जहां 30 साल पहले उन्हें उस म्यूजिकल के ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। यही है फॉल फॉरवर्ड का सबसे बड़ा और जीता जागता एग्जाम्पल। 30 साल की एक लंबी, थका देने वाली जर्नी, जहां वो लगातार गिरे, सीखे, डेटा कलेक्ट किया और वापस उसी जगह पर झंडे गाड़े। इसीलिए वो स्पीच में कहते हैं कि अगर हम फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। नियम बहुत साफ है। कुछ ऐसा पाने के लिए जो हमारे पास कभी नहीं था, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमने पहले कभी नहीं किया। कुछ ऐसा पाने के लिए जो हमारे पास कभी नहीं था, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमने कभी नहीं किया। ये लाइन अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत गहरा और शायद थोड़ा फिलोसॉफिकल सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? चलिए मान लेते हैं कि हम बार बार गिरते हैं, फॉल फॉरवर्ड होते हैं, रिस्क लेते हैं और एक दिन बहुत बड़ी सफलता हासिल कर भी लेते हैं। हम बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, दुनिया भर में नाम कमा लेते हैं। लेकिन इस पूरी जद्दोजहद का एंड क्या है? ये सब सफलता का आखिर मकसद क्या है? क्या ये सब रिस्क सिर्फ अपने लिए एक बड़ा घर या एक महंगी गाड़ी पाने के लिए है? और यहीं पर आकर डेंजल वॉशिंगटन की स्पीच एक आम सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल लेक्चर से कहीं ऊपर उठ जाती है। यहाँ वो एक बिगर पिक्चर यानी एक बहुत बड़े नजरिए की बात करते हैं। वो सिर्फ पर्सनल सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया की ज़रूरत की बात कर रहे हैं। रिस्क लेना सिर्फ एक नौकरी पाने या खुद का बैंक बैलेंस बढ़ाने के बारे में नहीं है। दुनिया को हमारी बहुत ज़रूरत है। दुनिया को हमारी ज़रूरत है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है यार। हाँ, क्योंकि हम अक्सर अपने इर्द गिर्द की तकलीफों को नज़रअंदाज कर देते हैं। डेंजल साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ भयंकर गरीबी है। वो कहते हैं कि अफ्रीका तो सिर्फ एक हिस्सा है,
मिडल ईस्ट को हमारी मदद की ज़रूरत है, जापान को मदद चाहिए। खुद अमेरिका के अंदर अलबामा, टेनेसी, लुइसियाना, फिलाडेल्फिया, हर जगह, हर शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मदद की सख्त ज़रूरत है। दुनिया में बहुत कुछ ठीक होना बाकी है, बहुत से घाव भरने बाकी हैं। और वो बदलाव कौन लाएगा? वो बदलाव आसमान से नहीं गिरेगा, वो बदलाव हम सब लाएंगे। लेकिन देखो, हर कोई तो अरबपति या पावरफुल पॉलिटिशियन नहीं होता ना। तो हम क्या दे सकते हैं? अगर मेरे पास बहुत पैसा नहीं है तो मैं दुनिया की मदद कैसे कर सकती हूँ? डेंजल इस बात का बहुत ही सुंदर और मर्मिक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि बात इसकी है ही नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि बात इसकी है कि हमारे पास क्या है और हम उसका क्या करने वाले हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा या ट्रेजर्स हो सकता है, लेकिन किसी के पास अपना कीमती समय है जो वो दूसरों को दे सकता है। सही बात है। किसी के पास कोई खास टैलेंट है जिससे वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। किसी के पास दुआएं देने की ताकत है। कुछ लोग सिर्फ अपनी दयालुता या काइंडनेस दे सकते हैं। कुछ लोग दूसरों की बात सुनने का अपना सब्र बांट सकते हैं। और कुछ लोगों के पास लंबे समय तक दुखों को सहने और दूसरों का दर्द बांटने की क्षमता, यानी गिफ्ट ऑफ लॉन्ग सफरिंग होती है। मतलब हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ना कोई ऐसा टैलेंट जरूर है जो इस दुनिया के काम आ सकता है। 100%। सवाल सिर्फ यही है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद व्हाट यू हैव? जो टैलेंट, जो समय, जो क्षमता हमारे पास है, हम उसका क्या करने वाले हैं? अगर हम रिस्क लेने से डरेंगे, अपने बैकअप प्लान के कंफर्ट जोन में दुबक कर बैठे रहेंगे, तो हम न सिर्फ खुद को अपनी पूरी क्षमता से महरूम कर रहे हैं, बल्कि हम उस दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं जिसे हमारे उस खास टैलेंट की सख्त जरूरत थी। ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला विचार है। मतलब हमारा टैलेंट, हमारे आइडियाज सिर्फ हमारी निजी संपत्ति नहीं है, वो एक तरह से दुनिया की अमानत है जो हमें वापस लौटानी है। और अगर हम फेल होने के डर से उन आइडियाज को बाहर नहीं लाते, तो असल में हम खुद ही उन भूतों को तैयार कर रहे हैं जो हमारे आखिरी दिन हमारे बिस्तर के चारों ओर खड़े होकर हमसे हिसाब मांगेंगे। एकदम सही एनोलॉजी पर वापस आए हम। जिंदगी कोई एकदम सपाट और सीधी सड़क नहीं है। ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं और इसमें हम कई बार गिरेंगे। लेकिन इन मुश्किल रास्तों पर चलना, उन गड्ढों से टकराना, उस सफर के दौरान उन लोगों से मिलना जिन्हें हम प्यार करते हैं, वो अटूट विश्वास जो हम अपने अंदर रखते हैं, यही सब मिलकर हमें एक इंसान के तौर पर परिभाषित करता है। आज की इस पूरी चर्चा को, इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समेटे ना, तो एक बहुत ही नया लेकिन थोड़ा उकसाने वाला विचार सामने आता है। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं कि बेटा रिस्क मत लो, सेफ प्ले करो, हमेशा एक सुरक्षित रास्ता चुनो। लेकिन डेंजेल की इन बातों और आज के इस एनालिसिस के बाद एक बात साफ है, अगर गिरना, ठोकर खाना या फेलियर ही सफलता की तरफ ले जाने वाला असली और इकलौता कदम है, तो शायद समाज ने जिसे सुरक्षित रास्ता या बैकअप प्लान कहा है, वही असल में सबसे खतरनाक रास्ता है। बिल्कुल, क्योंकि बिना फेल हुए, बिना किसी खरोच की जिंदगी से गुजर जाने का सीधा सा मतलब सिर्फ एक है कि हमने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। अपनी पूरी क्षमता को बिना जाने खुद को बस बचाए रखना, सरवाइव करना, असल में यही जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। वाह यार, खुद को बचाए रखना ही सबसे बड़ी हार है। अगर आज के इस डीप डाइव ने थॉमस एडिसन से लेकर डेंजल वॉशिंगटन की इन कहानियों ने हमारे सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला है, या हम सब के अंदर के किसी सोए हुए सपने को फिर से जगा दिया है, तो इस चर्चा को अभी शेयर करें। जरूर। इसे अपने उन दोस्तों, कॉलीग्स और फैमिली मेंबर्स तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज इस मैसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही पावरफुल विचार आप तक लाते रहें। और हमेशा याद रखें, जब भी जिंदगी में ठोकर लगे या आप गिरें, तो बस एक चीज करनी है, फॉल फॉरवर्ड। और जाने से पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही सीधा और ज़रूरी सवाल छोड़कर जा रहे हैं। बहुत सोचकर जवाब दीजिएगा। अगर आज इसी वक्त हमें अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का मौका मिले, एक ऐसा सपना जिसे हम हमेशा से पूरा करना चाहते थे लेकिन डर रहे थे, तो क्या हम फेल होने के डर से पीछे हटेंगे या आगे बढ़ेंगे? कमेंट्स में हमें सिर्फ 2 शब्दों में अपना जवाब दें, फॉल फॉरवर्ड या स्टे सेफ। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।